हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जीडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 मई को इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसका आज रिव्यू करते हैं कि पेपर कैसा आया था और कहाँ तक एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा। तो जिन लोगों ने पेपर दिया है कल, उनको एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कि अभी पीछे जो यूपीएचएससी का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था और जो जीडीसी का बनाया गया है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यूपीएचएससी में मतलब क्वेश्चंस बहुत लेंदी बनाए थे, बट उनके ऑप्शंस सही से डिज़ाइन नहीं किए गए थे, तो आंसर उसमें अलग से लग रहा था। लेकिन सबसे पहले तो मैं लोक सेवा आयोग की तारीफ़ करूँगा और एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया है। पहली चीज़ क्या है कि सिलेबस पूरा कवर किया गया है। दूसरी चीज़ बात है सब्जेक्ट कंसर्न में जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सटीकता के साथ में और बहुत ही कॉशियसली इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं, पहली चीज़ तो है पूरा सिलेबस कवर किया गया है। दूसरी बात, इसके ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया रखे गए हैं, मतलब एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और विथ फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और अपने प्रीवियस नॉलेज पर इसको सॉल्व करके चला गया, एकदम नहीं है। जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, और केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि डेप्थ में पढ़ा होगा, तभी वो इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाया होगा, वरना उसकी लेवल लिवर हो गई होगी कंफर्म एकदम। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि जब एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, एक बार तो सीडी गुल हो गई होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मतलब देखिए अब हर क्वेश्चन पेपर में आप जान ही रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, फिर मॉडरेट देन टफ। तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ रखूँगा, इजी नहीं। अगर दो चार क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब देखते ही हम कर दे रहे हैं, तो फिर उसे हम इजी नहीं बोलते हैं। इजी का मतलब होता है अगर 50% से ज़्यादा आपको लग रहा है कि सीधा क्वेश्चन है और वन लाइनर है, तो फिर उसे इजी बोलते हैं। ये इजी नहीं है, मॉडरेट टू टफ है क्वेश्चन पेपर। पहली चीज़ तो ये है। जीएस की बात करेंगे अभी कि जीएस में कितना अटैम्प्ट किया होगा। तो उसका पहला ही क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अब आप सपोज कीजिए कैनोनाइजेशन पोएम आपने बहुत बार पढ़ी होगी, परंतु उसका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग था वो इतना क्रिटिकल बनाया गया था कि आप एकदम उसको ऐसा नहीं कि आए और मार दिया। ऑब्वियसली उसका आंसर लगाया होगा लोगों ने, और बेसिकली उसका जो ऑप्शन बी था ना, रोमांटिक वाला, तो वो गलत आंसर होगा। आपने किया भी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सीधा क्वेश्चन नहीं था। उसमें तो कुछ लोगों ने डी ऑप्शन भी लगाया होगा, क्योंकि सोचा होगा यार लव विद रिलीजियस वर्शिप वाली तो बात की नहीं, जबकि कैनोनाइजेशन का मतलब ही होता है वही, टू मेक अ सेंट, राइट। तो ऑप्शन बी सही हुआ उसका। उसके बाद में आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन से बढ़िया क्वेश्चन बनाए गए थे। लैंग्वेज वेरिएशन का क्वेश्चन बढ़िया था। टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग मैथड से क्वेश्चन बनाए गए थे। कहने का मतलब सिलेबस कवर किया गया था, और कोई भी सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन सीधा नहीं था। उसके बाद में देखो, आपने टेस्ट पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा टेस्ट, लेकिन उसमें इतना बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब बनाया गया था कि जिसने बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा और अंदर पढ़ा होगा तो वही कर पाया होगा, वरना उसको छू नहीं पाया होगा। उसके बाद में लाइन भी ऐसी नहीं थी कि हाँ बस आपने देखी और लगा दी, ऐसा भी नहीं था, कोई फेमस लाइन नहीं रखी गई थी। उसके बाद में देखो हेमलेट का क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन कोई भी फेमस कोटेशन नहीं था। कहाँ से बनाया गया? ग्रेव डिगर सीन से। समझ रहे हैं आप, इतना डेप्थ में। अगर अब ये जो रिसेंटली पढ़ रहे हैं, जो लोग पेपर दे रहे हैं, उनका तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जो लोग बहुत पहले नेट करके रखे हुए हैं, पीएचडी हैं, उनको दिक्कत हुई होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना। उसके बाद में अभी आप टीएस सीलेट का द फैमिली रियूनियन देखेंगे, चारों ऑप्शंस इतने क्लोज थे, अगर एग्जैक्ट आपको आता है तभी आपने पिक कर पाया होगा, वरना नहीं कर पाया होगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि ये क्वेश्चन पेपर आपने देखा, इतना 5 पन्नों का सिलेबस है और उसमें भी फैक्चुअल नॉलेज है। 5 पन्नों में हर वर्ग का पब्लिकेशन डेट याद करना मुश्किल है, हम जान ही रहे हैं। और जब इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना सिलेबस बड़ा होता है, वास्ट होता है, तो हम केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, ना कि फैक्चुअल नॉलेज पर, है कि नहीं। तो फैक्चुअल डेटा पूछा गया, एग्जैक्ट डेट पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उसमें भी दिक्कत आई लोगों को। उसके बाद में देखिए अपरा बहन का द रोबर, उसको कितना बेहतरीन बनाया गया। 2 ऑप्शंस, ओनली ए ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नीदर वन नीदर टू। मतलब देख रहे हैं, पेपर बढ़िया बनाया गया एकदम है। अब उसमें भी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं होगा आपको, या तो उसका डेट पता हो तब आप उसको कर पाएंगे। तो आप जान रहे हैं, चार्ल्स सेकेंड था उसमें, वहाँ पर उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट दिया था। उसके बाद में आप देखेंगे कमला दास का एन इंट्रोडक्शन पोएम, आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपको एक लाइन याद है तब आपने कर पाया होगा। उसमें बोला था कि आई वॉज बॉर्न ब्राउन इन मालाबार,
याद होगा आपको कोटेशन, वो वहाँ पर पूछा गया था। अगर एग्जैक्ट जिसको पता है उसने टिक कर दिया होगा, नहीं तो नहीं। तो ये सबने भी नहीं कर पाए, ये भी। उसके बाद बात करते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की। उसमें उन्होंने पूछा था अरुंधति नाय का जो नॉवल है कि भाई इसमें ऐसा कौन सा करेक्टर है जो विक्टिमाइज्ड हुआ था। तो अगर अंदर गए होंगे तो करा होगा आपने, मतलब मैं आपको आंसर की नहीं बता रहा हूँ। वन सेल्फ आइसिंग में तो आराम से कर लिया होगा, क्योंकि वन सेल्फ आइसिंग में तो आप जान ही रहे हैं कि जब अपने बारे में बात करें तो फिर अब्राहम लिंकन तो नहीं होगा। उसके बाद में जय नायर का देखे थे मिस्टर रोचेस्टर, हालांकि ये कर लिया होगा क्योंकि ये तो बेसिकली हमारे एनालिटिकल व्यू पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। करेक्टर्स पूछे गए थे, वो भी अगर आपने पढ़ा होगा भाई ये गोदान, तो फिर आपने कर पाया होगा, नहीं कर पाया होगा। उसके बाद में देखिए शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर से कोटेशन आया था, शेक्सपियर को पोएट ऑफ नेचर किसने बोला है, तो अगर पता होगा तो कर पाए होंगे, नहीं तो नहीं कर पाए होंगे आप। उसके बाद में स्पेक्टेटर का कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया था। अब आप देखिए गेम कहाँ पर हुआ, 555 है आप जानते हैं, बट उसमें लिखा था संडे। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे टाटलर, उसमें केवल 2 मंथ का गैप दिया था। अब आदमी यहाँ पर कन्फ्यूज होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये अब कहाँ पढ़ोगे तुम, सिलेबस में तो नहीं है ना। ये सिलेबस में तो एक वर्ग दे रखा था उन्होंने, ये क्वेश्चन टफ बनाया। उसके बाद में लैंग्वेज वेरिएशन वाला क्वेश्चन टफ था। नांग मंडला वाले में अगर आपने पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप भी गोली खेलिए, लेकिन उसमें भी आप कन्फ्यूज होंगे, वो भी ईजी नहीं है, एक भी क्वेश्चन ईजी नहीं है। हाँ नोबल वोबल प्राइज़ में अगर आपको पता है तो ठीक है। अपोलोजी फॉर पोइट्री में इतना बढ़िया क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं उसमें चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, और इतना डेप्थ में तो दिमाग में रहेगा नहीं, इतना सिलेबस पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हम सभी जान रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा टाइम किसके पास में, सारे लोग तो कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड ही हैं, है कि नहीं, और बाकी नहीं है तो कहीं पढ़ा रहे हैं डिग्री कॉलेज में, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। और उस हिसाब से तो फिर पेपर बना नहीं था कि आप फर्स्ट इंसान में गए और आपने चिपका दिया जा करके, है कि नहीं। उसके बाद में कोर्स, वो जो फर्डिनेंड डी शेशोर का जो वर्क पूछा गया था कि कब पब्लिश होता है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में, तो उसका फैक्चुअल मतलब, और वो भी इतने क्लोज ऑप्शंस दिए थे कि भाई आप एक बार में देख करके कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत टफ था। उसके बाद में थिंग्स वाला पार्ट में कर, ये तो उसके क्वेश्चन तो खैर ठीक ठाक बनाए गए थे। बाकी वाल्टर बेंजामिन का जो था टास्क ऑफ अ ट्रांसलेटर, उसमें भी सही सीडी फंस गई। टिंटन अबे में एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, ये भी एकदम फैक्चुअल है, एकदम फैक्चुअल नॉलेज है, समझ रहे हैं आप, एग्जैक्ट डेट पता है तब तो ठीक है, मंथ के साथ वो भी, वरना गए आप तो वो भी ईजी नहीं था। हेमलेट वाला मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए सेलिंग टू एमरजेंसी में कितना बढ़िया, एक लाइन पता होगा, ओ चेज स्टैंडिंग इन अ होली फायर कंज्यूम माई हार्ट्स अवे। अब लाइन आ रही है, बट उसमें पूछा गया है कि ये जो सेज वाला है वो किस स्ट्रेंजा में है। अब यार इतना किसे याद रहेगा, समझ रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन बनाया था। उसके बाद में पिथेल्मियन का, स्पेंसर साहब का, अब इन्वोकेशन से है कि नहीं है भाई साहब, वो भी नहीं कर पाएंगे आधे लोग गए। उसके बाद में हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अगर पढ़ा हुआ तो कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। उसके बाद एक तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था जो उसमें उन्होंने मैच कराया था, 4 वर्क दिए थे, वो वाला अलग ही है। फिर एसटी कॉलेज का आप सबको पता है, प्राइमरी मेजरेशन और सेकेंडरी मेजरेशन, लेकिन भाई साहब इतने क्लोज ऑप्शन दिए गए थे, कन्नोटेशन एंड डेनोटेशन। तो अब क्या है, एक क्वेश्चन तो है, ये 4 ऑप्शन है, उसमें भी क्वेश्चन पे ऊपर क्वेश्चन। अगर आपको कन्नोटेशन डेनोटेशन आ रहा है तब आप कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ उन्होंने ऑप्शन बी गलत था, अगर डेट्रीमेंटल का मतलब होता है भाई हानिकारक, हार्मफुल, जबकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, डेट्रीमेंटल नहीं है वो, ठीक है ना। चलिए, और अब से पूछा गया था टाटलर में कितने एग्जैक्ट बेसिकली कंट्रीब्यूशन दिया है एडिसन साहब ने, तो ये भी कठिन क्वेश्चन है मेरा भाई। टेड ह्यूज का हॉग रोस्टिंग पोएम आया था, लेकिन वो चाइल्डहुड का कौन सा जो है भाई साहब, एक्सपीरियंस की बात करते हैं बॉयहुड की, वो जगह कौन सी है, वो इजी नहीं था। टू द लाइट हाउस तो कर लिया होगा, पढ़ा होगा आपने आराम से, क्योंकि उसमें तो 3 पार्ट उसमें भी, लेकिन हर आदमी नहीं कर पाएगा भैया, पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं। ऑफ स्टडीज़ की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्टर को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैडम बोबरी के करेक्टर्स को मैच कराया गया था बाय द प्रोफेशंस, राइट, एंड इट वाज नॉट एन इजी टास्क, राइट। क्यों, क्योंकि उनके जो नेम ही अजीब गरीब है, प्रोनाउंसिएशन, जिसका इजी प्रोनाउंसिएशन होता है हम लोग के लिए इंडियंस, हम लोग पर हिंदी बोलते तो आराम से, अभी तो ये फॉरेनर्स हैं तो उनके नाम याद रखने में दिक्कत होती है। बुकर प्राइज़ पूछ लिया गया था डिटेल में, अगर पता हुआ तो ठीक है, बाकी डैडी की लाइन शुरुआत वाली अब दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद में हरीश त्रिवेदी जी का था इंडिया इंग्लैंड एंड फ्रांस, पढ़ा होगा तब भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सही से पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी का एक उन्होंने जो ट्रांसलेट किया था फ्रेंच के वर्क का, ठीक है ना, वो उसमें मेंशन किया गया था, उसमें लिखा था कि क्या ओनली इंग्लिश में ही करें, तो ओनली इंग्लिश वाला गलत है। हालांकि वो आपके लॉजिक पर भी था, क्योंकि जहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है वो गलत ही होता है। एक उसके बाद में आप देख रहे हैं द लैम्ब का क्वेश्चन बनाया गया था, द लैम्ब, भाई साहब कितनी बार पढ़ेंगे एक लाइन, अब आप सोचेंगे लाइन है, लेकिन ऐसा बना देना भाई साहब, रील बना दी एकदम बताइए।
समझ रहे हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन आया था डेरिडा का स्ट्रक्चर साइन वाला भाई साहब, उसमें किसके साथ ओपनिंग होती है, फंस गए आप। उसका आंसर अब देखिए। हाँ, डचेस ऑफ माल्फी वाला क्वेश्चन कितना टफ बनाया गया था, इजी नहीं था ये। कोई इसको कह दे कि इजी, भाई साहब एक भी क्वेश्चन इजी नहीं था भाई साहब, रील बन गई समझ में। 90 के 90 क्वेश्चन में से मैं केवल 5 अच्छे क्वेश्चन बोलता हूँ जिनका आंसर आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट, बट इट वॉज नॉट एन इजी टास्क राइट टू पिक आउट द करेक्ट आंसर। तो एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था ओवरऑल बोला जाए। पेपर मतलब मॉडरेट से भी लेवल का ही था, उसको फर्स्ट इंस्टेंस में आप नहीं कर सकते हैं। तो पहली बार 90 क्वेश्चन थे, 90 में से 90 को अटैम्प्ट नहीं कर पाया होगा, समझ में आई बात। तो मुझे नहीं लग रहा किसी का 70 भी होंगे, ठीक है, और कोई तो 60 भी नहीं कर पाया होगा उसमें। उसके बाद ये तो रही ओवरऑल आपकी इंग्लिश की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएस में। जीएस का एक भी क्वेश्चन सीधा नहीं था, और जीएस में इंग्लिश वाला बंदा पहली बार तो जीएस पढ़ता नहीं है। जो सिविल की तैयारी कर रहा है, पीसीएस वगैरह देता है एग्ज़ाम, तो उसका जीएस अच्छा होगा, तो उससे तो कटअप बनने वाले नहीं, समझ में आई बात। तो मेरे हिसाब से जीएस में किसी के 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम सही होंगे, और उधर इंग्लिश में तो लोगों की हालत ही ख़राब है। ये मतलब मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे ऐसे नहीं होते ना, लड़के पढ़ने वाले भी होते हैं भाई, पढ़ते भी हैं लेकिन कट ऑफ उनसे बननी नहीं है। 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाना है। तो अभी मेरा ये मानना है, मुझे नहीं लग रहा है कि भाई 15 गुना इन्हें मिलेंगे भी, एलटी जैसा ही हाल होने वाला है। इस पेपर का लेवल भी था, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है ना। उसमें आप अगर गलत जरा सा भी दिमाग पर से गायब हो गया ना, तो फिर गया। एग्ज़ाम में ये होता है, एग्जामिनेशन हॉल में, कि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर वहाँ पर आप एक बार कॉन्सेप्ट भूल गए तो फिर दोबारा मेमोराइज नहीं होता है, समझ में आई बात। तो पेपर बहुत टफ था ये। और इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर कैटेगरी कोई भी यार, मतलब कैटेगरी का कोई नहीं, 55 से 60 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हैं वो मेंस लिख रहा है, ये बात मान लो। क्योंकि 15 टाइम्स है, अगर अभी 3 गुना बुलाना होता तो ये भाई मैं बताता, मतलब मेरे हिसाब से 13 टाइम में तो 65, वैकेंसी भी ज़्यादा है तो 65 तक हो जाता। अभी 15 टाइम्स बुलाना है तो 55 से 60 के बीच में आप आराम से रहिए, आपको मेंस देने को मिलेगा। कैटेगरी कोई भी हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है भैया जी। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप सहमत हैं तो फिर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। बाकी आपका अपना ओपिनियन है।